हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ पर। आज हम लोग सीटेट का यहाँ 2015 का एग्जाम पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे चैनल का नाम है। आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को और भी ज़्यादा वीडियो बनाने का मन भी करता है और आप लोग से मोटिवेट भी होते हैं। जिस तरह से आप लोग हमें क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, उसी तरह से हम लोग अपना काम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी होते हैं आप लोगों से। तो ये 2015 प्राइमरी का आपका पेपर है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बच्चे के संवेगात्मक विकास मतलब मेंटल विकास की यहाँ पर जब बात की जा रही है, तो इनमें से देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर होगा हमारा। तो पहला हो जाएगा कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। क्या प्रजातांत्रिक परिवेश में संवेगात्मक जो इफेक्ट है क्या वो यहाँ पर पड़ रहा है। या फिर बी हो जाएगा अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं। तो अध्यापकों की क्लास में हमेशा क्या होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। तो ये यहीं से कट जाएगा। फिर सी आ गया कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश। तो जब भी आप स्टडी कर रहे होंगे तो पहले क्या हो जाएगा, अनुशासन मतलब जो नियंत्रण की बात करें ये बहुत ज्यादा जरूरी है इमोशनल के लिए। जो यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये संवेगात्मक मानसिक विकास की जो बात हो रही है नियंत्रण, तो बच्चा अपने आप को इससे भी सेट कर लेगा। फिर डी आ गया कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो ये भी हमारा नेगेटिव, कहीं भी आप बैठेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव जो आपकी चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, चाहे घर हो या फिर कहीं पर भी नेगेटिव होगा तो वो भी हमारे लिए यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो जो इसमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। मतलब रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तो हमारा ए ऑप्शन मिल जाएगा खुले अंत वाले, या फिर बी है परियोजना, या फिर सी आपका हो जाएगा अवलोकन, या फिर डी की बात होगी ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों का योग्यता कार्य निर्धारित करना। तो आकलन कार्य नहीं है। तो आप सभी में देख रहे हैं खुले अंत वाले प्रश्न या अवलोकन, इन सब में क्या हो रहा है, हमारा आकलन हो रहा है। और जिसमें हमारा आकलन नहीं हो रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन इज राइट आपका। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर आ गया, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो हम सब टीचर हैं तो इसमें और भी अच्छा यहाँ पर हमें ऑप्शन चुनना है। तो हमारा पहला हो जाएगा ऑप्शन पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना। तो क्या आप पुस्तक से उत्तरों को लिखेंगे, इस पे बल देंगे, तो ये क्या हमारा राइट आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बी आ गया समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। तो आप समूह गतिविधि क्या होता है, जब भी आप बच्चे पर फोकस कर रहे हो तो समूह अधिगम वो ज्यादा करें। ठीक है, इसके बाद सी आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, तो विद्यार्थियों के द्वारा के कारण नहीं हुआ के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। क्या आप किसी अवधान की यहाँ पर अनदेखी करेंगे, क्या वो प्रभावशाली टीचर के गुण आ जाएगा। तो ये भी आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा। और डी आ गया आपका यहाँ पर, तो डी है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो एक प्रभावशाली टीचर के मतलब सभी बच्चे को कंपेयर ना करे, एक समान समझे और संपर्क में रहना। तो राइट ऑप्शन आपका डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षा 4 परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आपका चौथा आंसर है यहाँ पर, इसको बताना है। तो पहला आ जाएगा यहाँ पर बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति। क्या आप बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति यहाँ पर की जाएगी। या फिर बी बताइए अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। तो अध्यापकों के अनुसार आप किसी भी बच्चे को अधिगम को सुगम बनाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, सृजन के कार्य कर रहे हैं। तो जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो उसका जो मेंटल होगी, जो भी उसका मेंटल यहाँ पर डेवलपमेंट है वो तो बच्चों से ज्यादा ही, अब वो ऐसे कार्यों को करेगा जो भी बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वो इस तरह से सिखाने की बात यहाँ पर हो रही है कि बच्चे बहुत ही आसानी से सीख जाएं, क्योंकि जितने भी एग्जाम पेपर ये प्राइमरी बच्चों की बात हो रही है 1 से 5 तक के। तो बच्चे को स्वीकार करना। या फिर डी बताइए अध्यापकों का सकारात्मक रूप। तो यहाँ पे जो
बच्चों के अधिगम की बात हो रही है और स्कूल में होगा तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज अ राइट। नहीं, बी ऑप्शन, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से सही बताना है, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। लैंगिक पूर्वाग्रह आपका ये टॉपिक है जो आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका ये क्वेश्चन आ गया, इसके बाद में बी है ऑप्शन, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो आप लोग बताइए, क्या लड़कों को घर के कार्यों में अगर सहायता करेंगे तो आपको लैंगिक पूर्वाग्रह यहाँ पर खत्म करना है, मतलब दोनों में यहाँ पर आपको कंपैरिजन जो हो रहा है लड़के और लड़कियों में वो बंद करना है। फिर सी यहाँ पर है, सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को ज्ञान जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट की कोई बात ही नहीं करनी है। और डी आ जाएगा, लड़कियों को घर के कामों को करनी चाहिए होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। लैंगिक पूर्वाग्रह से जब आपका ये पूरा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, एक कप में लिखने इमरजेंसी गलतियां मिलती हैं, इसी प्रकार एक कप में लिखने में इमरजेंसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको यहाँ पर लक्षण बताना है, कौन सा प्रदर्शित करेगा, अधिगम में असुविधा के या फिर अधिगम में अशक्तता के। तो अशक्तता मतलब होता है कि कोई भी उनके अंदर कमी हो जाना, बच्चे शायद पढ़ ना पा रहे हो तो ये भी उनके अंदर कुछ ना, हम लोग सोचते हैं शायद बच्चा वीक है, वीक नहीं है, कुछ ना कुछ उनके अंदर कमियां होती हैं। तो फिर सी आ गया अधिगम में कठिनाई के या फिर अधिगम में समस्या के। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर 7 क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो देख लेते हैं किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो आप शिक्षार्थियों को या फिर आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, लर्न नहीं कराना है, केवल उन्हें समझाना है किस प्रकार से वो आपके पाठ को आप जो पढ़ा रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, बी हो जाएगा, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों पेड़ों पर, ये भी नहीं होगा आपका क्योंकि अंकों की बात कर रहे हैं। शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, तो यहीं से हमारा राइट आंसर मिल रहा है। लेकिन देख लेते हैं, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना। तो जो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। फिर आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। तो उच्च सृजनात्मकता जो है वो हर बच्चे के लिए यहाँ पर जरूरी है। बी हो जाएगा प्रेरणा, उच्च वचन और बाध्यता, उच्च क्षमता, या फिर आपका उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, या फिर डी हो जाएगा उच्च क्षमता, उच्च सृजनशीलता, उच्च यहाँ पर स्मरण शक्ति की जब बात हो रही तो हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। अध्यापक के दृष्टिकोण और प्रतिभाशाली किसका संयोजन है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं, किस तरह से देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो 9 नंबर की यहाँ पर जब बात हो रही है फिर देख लेते हैं, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। तो बच्चों को वैसे भी हम लोगों को डांटना नहीं है। ठीक है, फिर सी हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, या फिर डी, तो ये कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। अब आप ये बताइए, जब आप बच्चों को कक्षा से हटा ही देंगे
तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये चीजें हमें याद रखनी है हमेशा कि बच्चों के लिए हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाना है। एनसीएफ भी क्या बताती है कि हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाना है, हमें किसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज अ राइट। ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। हमारा 10 नंबर आ जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो आपको बताना है, तो पहला हमारा हो जाएगा अनुकूलित चिंतन, या फिर बी बताइए स्मृति आधारित चिंतन, या फिर सी हो जाएगा अपसारी चिंतन, या फिर हो गया अभिसारी चिंतन। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, अपसारी चिंतन। और जब ये आप कभी भी सॉल्व कर रहे हो सीटेट के एग्जाम में, तो आप जो इंग्लिश के वर्ड आ रहे हैं वो आप जरूर देखिएगा। दोनों में आप यहाँ पर डाइवर्जन और कन्वर्जन दोनों देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो इसमें से पहला हमारा है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। ठीक है, बी देख लेते हैं, पुनः विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। तो आप किसी भी विद्यार्थी में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर सी हो जाएगा शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, या फिर डी है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो हमें निगेटिविटी वाले वैसे भी यहाँ पर आंसर नहीं देखते, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। मान लीजिए बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चे को ऐसे इजी तरीके से अपने मेथड से समझाएं कि बच्चे को सारी चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। ठीक है, नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो जब नहीं की बात आ रही तो मतलब हमें नेगेटिव यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, तो हमारा नेगेटिव यहाँ पर देखते हैं, विषय वस्तु की केवल, अब एक तो हमें केवल पहले ही मिल गया, याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो क्या आप बच्चों को केवल याद कराएंगे। फिर देखते हैं विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, क्या फिर प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करना। तो आप प्रकरण पे कर रहे हैं तो हमारा ये तो पॉजिटिव है, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों में हमें बताना। तो हमारा भी यहाँ पर क्या है, दोनों ऑप्शन में से जो हमारा फर्स्ट हो जाएगा सबसे बेटर ये है, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। ठीक है, फिर 12 नंबर के बाद में जब यहाँ 13 नंबर की ओर पहुंच रहे हैं, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो यहाँ पर दंड आपकी बात करी जा रही है, तो ए नंबर यहाँ पर देख लीजिए, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो क्या आप बच्चों को शाब्दिक और शाब्दिक दंड देने का यहाँ पर परिणाम ये हो सकता है, कार्य करने के प्रेरित करना। फिर बी देख लीजिए, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, क्या आप बच्चे की छवि के यहाँ पर सुरक्षा कर रहे हैं। इसके बाद में सी है, उनके अंगों में सुधार करना या फिर उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। फिर यहाँ पर 14 क्वेश्चन आ गया हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार हैं। ये स्वीकार है आपका। तो पहला हमारा भाई बहन एवं अध्यापक, या फिर अध्यापक एवं साथी, या फिर सी ऑप्शन साथी एवं माता पिता, या फिर डी ऑप्शन माता पिता एवं भाई बहन। तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था की जब बात कर रहा है यहाँ पर, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक में हमारे माता पिता और हमारे भाई बहन केवल होते हैं। ठीक है, फिर 15 नंबर आ गया, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, क्या आपका ये हो सकता है, या फिर आप ये बताइए प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। तो व्यवहारवादी उपागम का यहाँ पर कोई वो नहीं है,
इसके बाद से प्रेरणा का मानवतावादी उपागम या फिर संज्ञानात्मक उपागम। तो सामाजिक यहाँ पर बच्चों के लिए स्वच्छता की बात कर रही, कार हमारा सामाजिक है, तो राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसमें से क्या आप ये बताइए, 11 से 18 साल या फिर 18 से 24 साल या फिर थर्ड है हमारा जन्म से 6 या फिर डी ऑप्शन 6 से 11। तो राइट ऑप्शन हमारा 6 से यहाँ पर 11 साल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अर्जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। मतलब दो बच्चों की अब बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, आर्जो और सोनाली के बीच में यह चर्चा किस विषय में है? तो देख लेते हैं किस विषय में है। पहला है चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील भावना की, या फिर बी ऑप्शन है स्थिरता एवं अस्थिरता पर बहस, या फिर सी है सतत एवं असतत की, या फिर डी है प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद पर। तो यहाँ पर भाषा विकास की बात हो रही, मतलब वाद विवाद की, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, ठीक है, क्या पाष्करण कहेंगे, या फिर बी हो जाएगा पूर्व क्रियात्मक चिंतन, या फिर सी हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर डी है सहारा देना। तो आप बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ये क्या कर रहा था, बैक्स साथे सहारा दे रहा था। ठीक है, फिर 19 नंबर आ गया। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि ये आपका आ भी चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं साइकोलॉजी के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए आपका ऑप्शन यहाँ पर पढ़िए, एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है, या फिर बी भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, या फिर एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या फिर डी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो लिंग पूर्वाग्रह की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन इज द राइट सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। फिर आपका यहाँ पर 20 नंबर है। 20 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, या फिर बी ऑप्शन है आपका शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, फिर या फिर बताइए सी ऑप्शन है जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, या फिर डी ऑप्शन इज ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता। तो हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ रहा है 21 पे आ गए। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता के अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो 21 यहाँ पर, और इन जैसे आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने हैं तो आपको यहाँ पर टाइम भी नहीं लगाना, तुरंत आंसर दे देना। तो 21 का आप सब यहाँ पर बताइए, सी इज स्तर फर्स्ट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, 22 है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, या फिर बताइए बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये भी बात सही है, प्राइमरी बच्चों को आप कुछ भी सिखा रहे होते हैं तो आप टीचर की बात ज्यादा मान रहे होते हैं। ठीक है, फिर डी ऑप्शन है एक अच्छा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टीचर से 50 से 60% से। तो राइट आंसर इज अ बी। फिर बुद्धि है, अब आप लोगों को बताना है बुद्धि है। ठीक है,
ये थोड़ा सा नंबर का यहाँ पर डिफरेंट हो गया, वही मैं कहूँ क्या 22 दो बार कैसे आ गया, इसमें नंबर थोड़े से मिस्टेक हो गए, ठीक है। तो हमारा 23 नंबर आ गया है। बुद्धि है तो पहला हमारा है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, या फिर बी एक अकेला और जाति विचार, या फिर सी है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, या फिर डी एक विशिष्ट योग्यता। तो हमारा राइट आंसर दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, ठीक है। नहीं, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, एक विशिष्ट योग्यता। जो बुद्धि है वो क्या है हमारे पास, एक विशिष्ट योग्यता की यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 23 नंबर। नंबर है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। आप लोग बताइए क्वेश्चन क्या होगा, कम महत्वपूर्ण, या फिर बी अहम महत्वपूर्ण, या सी है अति संवेदनशील, या फिर डी निरपेक्ष। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर 24 आ गया, एक सह शिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी है। तो यहाँ पर भेदभाव, लैंगिक पूर्वाग्रह, ये आपको जो क्वेश्चन बताया वहां से आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जाति भेदभाव का परिचालक है, या फिर लड़के लड़कियों के, नेक्स्ट हमारा बी है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या फिर सी है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रुचि रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, या फिर बी डी है लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्वता का यहाँ पर उजागर करती है। तो आप लोग को यहाँ पर बताना क्या होगा, भेदभाव और रूढ़िबद्धता की, क्योंकि आप लोगों को ये चैप्टर भी पढ़ाया गया है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन, यहाँ पर देखना है बच्चों को केवल, ये लेवल नहीं केवल, ठीक है, करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। क्या ये आकलन में हो सकता है, या फिर बी बताइए बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, या फिर सी होगा सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। तो आप आकलन में किसी बच्चों पे दबाव और तनाव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। या फिर डी बताइए सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो हमारा यहाँ पर आकलन क्या है, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। अब ये 5 क्वेश्चन हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।